हाँ जी गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके अपने खुद के बारे में बात करूँगा कि कैसे मैं इंडिया से जो जिस जिस कंट्री में होके आया हूँ और कैसे-कैसे मेरा स्ट्रगल रहा है और कैसे मैं आज यहाँ पुर्तगाल तक आके पहुँचा हूँ। तो उसके बारे में बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, मोटिवेशनल वीडियो है। तो जैसे मैं स्टार्टिंग में 2015 में मैंने प्लान किया था कि हाँ, मैं भी यूरोप या बाहर किसी कंट्री में जाके अपना फ्यूचर अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, क्योंकि इंडिया में हालात अच्छे नहीं थे, कोई काम नहीं था, घर की भी जो फाइनेंशियल सपोर्ट होती है कुछ नहीं थी, वो भी नॉर्मल है। तो इसलिए सोचा था कि हाँ, कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो कुछ बाहर निकल के कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले जब ट्राई की थी, तो मैं फर्स्ट टाइम सबसे पहले गया था, जॉर्जिया गया था मैं। जॉर्जिया कंट्री पड़ती है, इसका तुर्की और इधर अपना अर्मेनिया के साथ बॉर्डर लगता है इसका। तो वहाँ पे उस टाइम में बड़ा क्रेज़ था, जितने भी पंजाब के लोग थे वो बहुत ज़्यादा उधर जाकर अपनी एग्रीकल्चर ज़मीनें खरीद कर खेती का काम कर रहे थे। तो मैंने फर्स्ट टाइम उधर का ट्राई किया था। एक एजेंट था, उसने पैसे-पूसे ज़्यादा लेने के बाद भी काम मेरा प्रॉपर नहीं कराया था, जिसके कारण मुझे पैसे भी ख़राब हुए थे और मुझे फिर वापस इंडिया जाना पड़ा था। ये 2015 की बात है। तो फिर भी मैंने अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दिया। मैंने यही कोशिश रखी है कि नहीं, कोई बात नहीं, अभी जो हो गया आगे से इससे हमने कुछ सीखा है, तो फिर आगे ऐसे हमें खुद जाना चाहिए। तो मैंने फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर मैंने ट्राई करी है। फिर मैंने अर्मेनिया की ट्राई करी थी, जब वहाँ का वीज़ा ऑन अराइवल था। तो उधर जाके मैंने उधर काम भी सर्च किया है, थोड़ा बहुता काम भी किया है, लेकिन वहाँ पे इतनी इनकम नहीं थी। वहाँ पे बोला कुछ और जाता था इंडिया से कि हाँ, इतनी इनकम है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे इतनी इनकम नहीं है। वहाँ की करेंसी बहुत डाउन है और काम भी बहुत इंडिया से भी मतलब बुरे हालात ही लगा लो आप, क्योंकि एक इतनी दूर आकर भी अगर बंदा 15,000 महीने का कमाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो फिर उसके बाद जब मैंने वहाँ से देखा है, वहाँ से पता चला कुछ लोग रशिया जाते हैं, रशिया के बारे में पता चला। फिर मैं इंडिया से मैंने रशिया का बिज़नेस वीज़ा लिया 1 साल का। वीज़ा लेने के बाद मैं रशिया जब गया हूँ, तो मैंने वहाँ पे कुछ लड़कों से जैसे बातचीत होती है, कोई मिल जाता है, कोई जैसे घूमते हुए बाहर कहीं मॉल में कहीं किसी को पंजाबी लड़का उधर कोई भी मिल गया, इंडियन लड़का, उससे मेरी बात हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर लिया है। फिर मैंने उसको बोला कि भाई प्लीज़ मेरी हेल्प कर, मुझे कहीं वहाँ पे जॉब पे लगवा। तो उसने मेरे को बताया कि ऐसे 2-4 इंडियन मार्केट है वहाँ पे, स्वास्ता पुल और भी बदनखा मेट्रो के पास, उधर कहीं है ऐसी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ, वहाँ जाओ और वहाँ पता करो। मैं कहा ठीक है, मैं भी ट्राई करता हूँ और आप भी प्लीज़ ट्राई करो, रिक्वेस्ट है। तो उसने मेरी हेल्प की। उसने जहाँ वो खुद काम करता था वहाँ पे मेरी बात कराई उसने काम के लिए, तो मैं वहाँ पे जॉब पे लग गया। तो जॉब पे लगने के बाद उस वीज़ा के ऊपर ये होता है 90 डे के अंदर आपको कंट्री आउट करनी होती है, लेकिन मैंने नहीं की और मैं 1 साल पूरा रहने का सोचा कि उस वीज़ा के ऊपर मैं पूरा 1 साल रहूँगा वहाँ पे। रजिस्ट्रेशन बनानी पड़ती है वहाँ, 3-3 महीने की रजिस्ट्रेशन बनती है वहाँ पे। तो मैंने वहीं पे ट्राई की है। उसके बाद उसने मेरे को काम पे लगवाया, तो मैं काम पे जाना स्टार्ट कर दिया। काम हम उसको ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं किया करते, लेकिन ये टाइमिंग का वो था वहाँ पे कि जब भी उसने इंडियन मालिक था, उसने जब भी फ़ोन कर दिया जाना पड़ेगा वहाँ। चाहे वो रात को फ़ोन करे, उनका कंटेनरों से माल आता था, अगर उसने बोल दिया 11, 12, 1 बजे की रात को जाना है और माल उतरवाना है, तो वहाँ जाना पड़ेगा। वैसे जॉब सैटरडे तक होती थी, संडे ऑफ होता था। तो उसके बाद भी घर आके जो उनका स्टॉक वगैरह का काम था वो भी था, और जो वहाँ पे दिन में वेयर हाउस का काम होता था मेरा वो भी था। तो मैंने वहाँ पे काम किया। मेरे को तकरीबन 9-10 महीने मैंने लगाए हैं। उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप मेरे को इनविटेशन दो, मेरे को वर्क कराना है। फिर उसने मेरे को वर्क परमिट करा के दिया। मैं वर्क पे वहाँ पे रहा हूँ काफ़ी टाइम। जब वहाँ पे मेरे को 2-3 साल होने के बाद फिर मैंने आगे मूव होने का सोचा था। तो मतलब ये नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि रशिया जाओ, जाके वहाँ पे तो कुछ नहीं है, काम नहीं है। काम वहाँ भी है, लेकिन आप ट्राई करोगे तो सब कुछ है, काम वहाँ पर भी है। वहाँ भी मैं महीने का 40 से 50 हज़ार रुपये कमाता था और रहना खाने का हमें कंपनी वाले देते थे। तो काम वहाँ भी है अगर आप ढूंढोगे। फिर उसके बाद वहाँ से मैं जैसे वहाँ पे मैंने काम करा, अच्छा होता तो मेरा पूरा वो अब लास्ट में आके मैंने एक सोचा था, क्योंकि मेरा जो वहाँ का टीआरसी बना था, जिसको हम टीआरसी के बोलते हैं, वर्क परमिट कार्ड भी बोल देते हैं, वो अच्छी पोजीशन का बना हुआ था। तो मेरा पूरा मूड था कि हाँ, मैं यहाँ पे फाइलिंग बेस पे एक बार यूरोप का वीज़ा अप्लाई करूँगा। लेकिन लास्ट में जब ये यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ है ना, तब जाके प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ से आपको पता, पूरा यूरोप और पूरी दूसरी कंट्रियों ने उसको पूरी तरह बैन कर दिया है। तो फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ था मेरा कि कैसे मैं वहाँ से यूरोप आने की मैंने सोचा है। वहाँ से जब मैंने सोचा था कि हाँ, मैं यूरोप कैसे मूव हूँ,
मेरे को एक एजेंट से बातचीत हुई थी, उसने हमारे डॉक्यूमेंट लेके उसने मेरे को बोला कि हाँ वीज़ा लग जाएगा तेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। लेकिन वहाँ से उसने ऐसे उसने उसके मन में जो था वो था कि उसने 2 नंबर में हमें यहाँ पे भेजना है, लेकिन उसने हमारे साथ ये बात शेयर नहीं की थी। तो उसके बाद जब ये उन्होंने हमें मतलब 2-4 दिन का टाइम देने के बाद डॉक्यूमेंट उसके पास थे हमारे, तो उसने जब हमें हमारे पास टैक्सी भेजा, तो टैक्सी में हम बैठे हैं, तो उसने सीधा हमें बेलारूस ले जाके उतारा है टैक्सी ने, मिन्स्क सिटी में। वहाँ उतारने के बाद बेलारूस उसने हमें रखा है, उसमें काफ़ी लड़के रहते, 2-3 घर लिए हुए थे उस एजेंट ने। तो वहाँ पे काफ़ी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक के लड़के थे, बंगाली भी थे, पाकिस्तानी भी थे, बहुत लड़के थे वहाँ पे। तो वहाँ पे उसने रखा, उसने 10 दिन के बाद हमें बोला कि अब तुम्हें ट्राई करना है डोंकी के लिए, तो एक डोंकर साथ में भेजते हैं वो। हम 10-12 लड़कों का ग्रुप बनाया, उसने भेज दिया। तो पहले ग्रुप में जब हम पहली बार गए हैं, उसने शाम को 7:30 बजे हम जंगल के पास टैक्सी ने छोड़ा हमें, मिन्स्क सिटी से, जो बेलारूस का जंगल है, वहाँ टैक्सी छोड़ के गई। वहाँ से डोंकर हमें पैदल लेके 7:30 बजे शाम को चला था, और सुबह 4 बजे पोलैंड की बॉर्डर के पास वो लेके पहुँचा हमें। पूरी रात हम रात को चले हैं, हमारा क्या हालात हो गई थी मैं बता नहीं सकता। एक तरीके से ख़त्म हो चुकी थी हमारी जो टांगे भी हैं, वो भी जवाब दे चुकी थी कि नहीं अब नहीं चल सकते, पर था कि हाँ जाना है जो भी, अब तो फंस गए हैं बीच में। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद आगे जो, अब आपको पता होगा पोलैंड ने बहुत सख्ताई करी हुई है वहाँ पे, उसने ना दीवार बना दी है। पहले वहाँ पे तार होती थी, तार पार करो इजीली बंदा निकल जाता था, लेकिन अब नहीं आप निकल सकते वहाँ पे। उसने एक 22-24 फुट की ऊंचाई वाली तकरीबन एक दीवार बना दी है लोहे के पाइपों की, और अगर आप उसको टच करते हो तो वहाँ पे सेंसर टाइप भी है, आप 1 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है। तो वहाँ पे 4 दिन ट्राई की है उस एजेंट ने हमें। 10-12 लड़के हम थे, 10-12 दूसरा एजेंट, दूसरा डोंकर वहाँ पे लेके आया हुआ था, मतलब साथ में तकरीबन हम 20-21-22 लोग थे। 3 दिन ट्राई करने के बाद ऊपर से बारिश पड़ने लगी, पूरे गीले हो गए हम। वहाँ पे आपको पता अगर बारिश पड़ रही तो कोई आग भी नहीं जलेगी, और ठंड का महीना था। इंडिया के हिसाब से हम कह देंगे नहीं कुछ भी ठंड नहीं होती, इंडिया में तो इस टाइम गर्मी होती है जुलाई में, मई जून जुलाई में, लेकिन वहाँ पे जुलाई में भी अगर जंगल के अंदर आप हो तो आपको जैकेट के बिना आप रह नहीं सकते, ठीक है। तो वहाँ पे पूरी ठंड होगी, हम परेशान हो गए। तो 3 दिन की कोशिशों के बाद जब वो हार गया, थक गया, वो बोलता नहीं चलो वापस। तो हमने भी शुक्र मनाया कि ठीक है, शुक्र है हम बचेंगे, नहीं तो मर जाएंगे यहाँ पे, जो सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। फिर वो हमें वहाँ से लेके वापस आया। वापस आके जब वो हमें वापस इधर का बॉर्डर क्रॉस करा रहा था, जो बेलारूस का हम क्रॉस करके गए थे, तो तभी वहाँ पे आर्मी वाले आ जाते हैं, बेलारूस वाले। उन्होंने सबको पहले तो अच्छे से पीटा, उसके बाद मारपीट करने के बाद उन्होंने सबके बैग बुग चेक किए, फिर उन्होंने गाड़ी में बिठाया, एक अपने कैंप में लेके चले गए जो उनका आर्मी का कैंप होता है। पूरा दिन ठंड में, हम गीले थे, पूरा दिन ठंड में उन्होंने वहाँ पे बिठा के रखा। शाम को जब हम सोच रहे थे कि जल्दी हमें भेज दो भेज दो भेज दो, शाम को 6 बजे उन्होंने हमारी वहाँ से एक गाड़ी में ले जाते हैं वो, और एक गाड़ी में, जिस गाड़ी में 4 या 5 बंदों के बैठने की जगह है, उसमें कम से कम वो 15-20 बंदे भर देते हैं ज़बरदस्ती, सांस भी नहीं आएगा आपको। तो वो लेके वापस हमें वहाँ छोड़ा उन्होंने। जैसे कि हम बोल सकते हैं आर्मी एरिया से काफ़ी दूर आके एक खेतों से टाइप बना हुआ था, 2-3 पेड़ लगे हुए थे, उनके बीच में गाड़ी उन्होंने लगा के कि कोई देखे ना, इस तरीके से वो छोड़ते हैं। वहाँ पे उन्होंने छोड़ा, उन्होंने बोला अपनी टैक्सी बुलाओ और यहाँ से वापस चले जाओ। तो जब वो चले गए उसके बाद हमने फ़ोन किया एजेंट को, उसने टैक्सी भेजी, हम वहाँ से गए। मतलब बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है। उस हमने बोला भाई हमारे पैसे दे, हम नहीं जाते इस रास्ते से, हमें तो वीज़ा लगा के जाएंगे। लेकिन आपको पता तब तक देर हो चुकी होती है, फिर नहीं बनती बात। पूरी बहस होने के बाद तो लास्ट में फिर उसने बोला नहीं एक ट्राई और, उसने ऐसे ही करके 1-2-3 ट्राइयाँ कराई उसने। 3 ट्राइयाँ कराने के बाद जब तीसरे ट्राई में हमें पूरा उन्होंने और मारा पीटा ना वहाँ पे, और फोटोएं वगैरह खींची हमारी। और उसने एक वो दे के भेजी थी जो पानी के अंदर जैकेट नहीं डालते कि हाँ बंदा अंदर ना डूब जाए, एक नदी क्रॉस करनी थी, वो सारा आर्मी वालों ने वहीं पे छीन लिया, फ़ोन तोड़ दिए, मारा पीटा सब। तो एक उसके बाद हम 3 उसके लगाने के बाद, 3 डोंकी लगाने के बाद हम घर पे वापस थे। लेकिन दूसरे ग्रुप को उसने लुथानिया वाली कंट्री के साइड भेज दिया, एक पोलैंड का बॉर्डर लगता है, एक लातविया, एक लुथानिया, लुथानिया की तरफ उसने भेजा है। लुथानिया के पुलिस वाले इतने गंदे हैं, अगर आप वहाँ पे पकड़े गए तो समझ लो आपकी किस्मत है, आप बचोगे। इतनी बुरी तरह मारते हैं वो, या आपकी टांग तोड़ देंगे वो करंट लगाते हैं, आप जहाँ उनका दिल करता है वहाँ पे वो डंडे मार देते हैं, लाते हैं, जो मतलब पूछो ना, बुरी तरह से वो बंदे के साथ बिहेव करते हैं। तो गलती से भी मैं क्यों तभी सबको मना करता हूँ कि भाई इस रास्ते से ना आओ। हमने पता है, हमने एक तरह का मौत देखी है वहाँ पे,
लेकिन लोग बोलते हैं कि तुम खुद चले गए और हमें तुम बोलते हो कि ना हो। हमें कोई वो नहीं आ पाओगे, आपके साथ बुरा होगा आपके साथ होगा, अच्छा होगा आपके साथ होगा, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है जो उस रास्ते से देख के आए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, एजेंटों की बातों में आके एजेंट बोल देते कुछ नहीं होता, ईज़ी है बहुत, आप टैक्सी में चले जाओगे, आप ऐसे चले जाओगे, लेकिन किसी की भी बात में आके आप ऐसे मत मानो, ठीक है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यही बात कि प्लीज़ उधर से ना आइए। लास्ट में जब हम खुद आने की हमने ट्राई की थी, हमें पता है हम कैसे पहुँचे भाई वहाँ पे, पूरा एक तरीके से ख़त्म हो गया था सिस्टम। लेकिन बस एक वो भगवान ने कैसे हमारी सुनी है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पीछे से भी कर्जा उठा के आए हुए से, और ये भी नहीं था बड़ा स्टैंड हुआ हुआ है। मैं पहले ही आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि मैं पीछे फैमिली से भी वो नहीं था, लेकिन एक मजबूरी बन गई थी अभी वापस जाना और आगे आना, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तो उस टाइम में हमें मजबूरी में वहाँ से आना पड़ा। लेकिन जो आज के हालात हैं, मेरे को मैसेज आते हैं, बहुत लड़कों के मैसेज आते हैं। किसी भाई का एक मैसेज आया था, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा अगली वीडियो में। एक लड़के का मैसेज आया था, उसने भाई ने बोला है कि मेरे भाई को लातविया बॉर्डर पे पकड़ा है, और अभी ठंड में उसने डोंकी लगा रहा होगा स्नोफॉल में, उसकी बर्फ़ के कारण उसकी लातविया हॉस्पिटल में एडमिट है। 22 साल का लड़का है, उसकी पैर की उंगलियां काट दी हैं उन्होंने, इतनी डैमेज होने के बाद। ठीक है, तो प्लीज़ क्या फ़ायदा उस चीज़ का, अगर कोई नुकसान हो जाता है बंदे का तो यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा ही नहीं। आप बीच में आपको कुछ हो गया, क्या करेगा आपके लिए यूरोप? कुछ भी नहीं करेगा। तो प्लीज़ यही है, जितना पैसा या तो आपके ये है कि हाँ वैसे आप 10-12 लाख लगा रहे हो और डोंकी में 2 लाख में आप आ रहे हो, फिर तो मैं समझता हूँ आपकी बात कि आप कुछ तो बचा रहे हो, रिस्क ले रहे हो जान का। लेकिन सबको पता है 10 से 12 लाख आप यहाँ भी दे के आ रहे हो, तो क्यों आप इधर से आ रहे हो? आप वर्क परमिट लीजिए प्लीज़, वर्क परमिट लेके फिर वहाँ से आइए। फिर हम पोलैंड से, जब हम पोलैंड में एंटर हुए थे, वहाँ से हम जर्मन तक जैसे गए हैं, उसके बाद जब हम कैंप में नहीं गए हम, उन्होंने हमारे बयान लिए, सब ठीक है। उसके बाद आप मानोगे नहीं, हम 1 हफ्ते से ज़्यादा हम भूखे रहे हैं। हमारे पास कोई भी एक जेब में 1 रुपया भी नहीं था, कपड़े गंदे थे, और कोई फ़ोन नहीं था, फ़ोन सारे जर्मन पुलिस ने ले लिए थे। उसके बाद हम गुरुद्वारा साहिब गए हैं जैसे तैसे किसी बंदे से हेल्प लेके। तो गुरुद्वारा साहिब जाने के बाद वहाँ जाकर हमने लंगर लुंगर खाया है। बर्लिन में जो टेटलो स्टेशन के पास गुरुद्वारा साहिब पड़ता है बर्लिन में, वहाँ पर जाके। तो मतलब ये है, मैं आपको फिर वही बोलूँगा कि ये रास्ता बड़ा मुश्किल है। हाँ, वहाँ से चलो थोड़ा आगे जब हम पहुँच गए थे, फिर हमें थोड़ा सा ईज़ी लगने लगा था। उस टाइम लगता था कि अब यूरोप पहुँच गए, बहुत पैसा है इधर, बहुत कमाई है, लेकिन ये वहम था। जब आप अगर आप पुर्तगाल आना चाहते हो ना, पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट लेने हैं, तो कोई भी बंदा पुर्तगाल आना चाहता है, ये समझ के आए कि उसे 1.5 साल बेला बैठ के रोटी खानी है। ठीक है, कोई भी ये मत सोचे कि हाँ आपको आते ही काम मिल जाएगा। पुर्तगाल में काम बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। किस्मत है आपकी, आपको मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं भी मिले। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो यहाँ पे पुर्तगाल आने की प्लानिंग करे, चाहे वो वीज़े पे, चाहे वो 2 नंबर में, चाहे कैसे भी आना ही है, पहली बात तो लीगल आओ, वीज़े के बिना मत आओ। और जो यहाँ पे वीज़े पे आके सोच रहे हैं पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट ले लेंगे, तो यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं है, ये सोच के आए यहाँ पर आप जो भी आओगे। ठीक है, तो यहाँ काम बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, यहाँ ना आए। तो दूसरी बात, जिसको सिर्फ डॉक्यूमेंट लेने हैं वो लोग यहाँ पर आए, ताकि वो अपना पहले बैलेंस जेब में लेके आएँ कि अगर उनको फ्री भी बैठना पड़ गया कुछ टाइम, तो वो फ्री बैठ के भी यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। दूसरी बात, जो लोग झील लेने की बात करते हैं फ्रांस में, जर्मन में, इटली में, उनका सुन लीजिए। जर्मन, फ्रांस, इटली वो आपके फिंगर ले लेंगे। आपको हो सकता है कुछ परसेंट आपको वो भी मिल जाए, परमिशन मिल जाती है जॉब की कहीं, वो आपका लक है, आपके डिपेंड करता है बयान के ऊपर क्या है। अगर आपको झील भी मिल जाती है, तो उसके बाद भी आप अज़ील लेने के बाद आप ये एक ख़्याल में रखिए एक बात, आप इंडिया नहीं जा सकते। ठीक है, आप वहाँ पे पैसे कमा सकते हो, आप इंडिया नहीं जा सकते। क्योंकि मेरी आंखों के सामने मैंने जो देखा, मेरे साथ यहाँ पे लड़के थे, उन लड़कों के पीछे फादर एक्सपायर हो गया, किसी के मदर एक्सपायर हो गए, वो बेचारे बिना डॉक्यूमेंटों के, आपको पता है कोई भी है 2 नंबर में जो आ रहा है, एकदम तो उसको डॉक्यूमेंट मिलेंगे नहीं। हाँ, अगर वो पुर्तगाल में भी अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है, यहाँ पे रहता है आके, तो भी उसको कम से कम 2 साल लगते हैं डॉक्यूमेंट लेने में। तो 2 साल तो वो जा ही नहीं सकता। और जो बंदे झील ले रहे हैं फ्रांस में या जर्मन में या कहीं भी, उनको सोचो वो कभी भी नहीं जा सकते झील के ऊपर इंडिया, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, ये कंट्रियों के वर्क परमिट चल रहे हैं, सबको पता है। आप वर्क परमिट से भी आ सकते हो इधर। ठीक है, यहाँ पे आके अपना ईज़िली काम कर सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई, 2 नंबर डोंकी में आने के लिए इतनी मुसीबतें देखनी पड़ती। ये मैंने आपको बताया है, सिर्फ 13-14 मिनट की वीडियो है ये, आपने शायद ये भी पूरी नहीं देखी होगी किसी ने। तो अगर जो पूरी देख रहे हैं, तो इतने से में मैंने पूरी लाइफ बताई है कि मैं कैसे कैसे धक्के खा के यहाँ तक आया हूँ। तो असलियत में अगर ये पूरी लाइफ 5 और 3 8 साल हो गए, 2015 से 8 साल का स्ट्रगल है ये, जो मैंने सिर्फ 15 और 20 मिनट में बताया आपको।
तो बस यही है, आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। कोई भी आपको जानकारी चाहिए होती है नीचे कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मैं हर एक चीज़ का आपको रिप्लाई करूँगा जितना मेरे से पॉसिबल होगा, जो मेरे को पता है। तो ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।